नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। कल हमने पढ़ा था लेसन नंबर 2। आई होप आपको वो लेसन समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं आज अपने स्टार्ट। आज नंबर लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का क्या अर्थ था? क्वेश्चन नंबर 1 है, उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का क्या अर्थ था? तो सोचिए, उपनिवेशवाद में आर्थिक शोषण के अलावा उपनिवेशों को सभ्य बनाने का विचार भी काम कर रहा था। हम पढ़ा नकल कि किस तरह फ्रांस के लोग सोच रहे थे हम सभ्य हैं और वियतनाम के लोग क्या है, असभ्य लोग हैं। तो सेम बात आ रही है यहाँ। ये भी बोला गया कि इंडिया के बारे में ऐसा अंग्रेज भी सोचा करते थे, उसी प्रकार से वियतनाम के बारे में फ्रांस सोचा करते थे। उनका मानना था यूरोप में ही सबसे क्या है, विकसित सभ्यता है। इसके लिए हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करना होगा। और परंतु इसे घाटा यह था कि जहाँ वो शासन कर रहे थे वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परंपराएं नष्ट हो रही थी। वैसे भी यूरोप के लोग जहाँ भी राज करते वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को पुरानी और बेकार माना करते थे। उन्हें लगता था कि उनकी सभ्यताएं उन्हें आधुनिक होने में बाधक है। क्वेश्चन नंबर 2, हुइन फूसो के बारे में आपको बताना है। हुइन फूसो कौन था? कल पढ़ चुके हैं आप, दोबारा से वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। कौन थे? इन्होंने हो हा ओ आंदोलन की स्थापना की थी। होआ हाहो की क्या की स्थापना की? ये आंदोलन 1939 में आरंभ हुआ और ये आंदोलन उपनिवेशवाद के विचारों के खिलाफ था। और ये हुइनफूसो अपने गरीब लोगों की मदद किया करता था और उनके उपदेशों का, उनकी बातों का गरीब पर बहुत ज़्यादा असर था। इन्होंने लड़कियों की खरीद बिक्री को रोका। इन्होंने शराब और अफीम का भी विरोध किया। यहाँ तक कि फ्रांस के लोगों ने या फ्रांस की सरकार ने उनको पागल घोषित कर दिया था। और फ्रांसीसी लोग क्या बोलते, उनको पागल बोंजे, पागल बोंजे उन्हें कहा करते थे। पागल बोंजे के नाम से कौन मशहूर है? हुइन फूसो, ठीक है। और 1914 में उनकी पूरी तरह जांच की गई। जांच के बाद ध्यान पड़ा जिसको अपने पागल बोल रहे हो, पागल तो है ही नहीं, मतलब वो पूरी तरह क्या थे, मेडिकल फिट थे। इसके बाद उनको वहाँ से लाओस नामक शहर में भेज दिया गया। लाओस इंडो चाइना का एक देश है। हम कल पढ़ चुके हैं इंडो चाइना में कौन कौन से देश आते हैं। फिर करते बात क्वेश्चन नंबर 2 की, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। यहाँ 4 वाक्य है, पहले पढ़ लेते हैं। वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाते थे। इस बात की हमें व्याख्या करनी है, हमें बताना है कि बात सही है गलत है। मतलब अपने वैसे हाँ या ना नहीं बोलना, बल्कि इसको पूरा बताना है, विद एग्जाम्पल बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसियों ने मेकांग और डेल्टा में नहरें बनवाना और ज़मीन को सुखाना शुरू किया था। तीसरी बात है, सरकार ने आदेश दिया साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में उस लड़की को वापस क्लास में ली जाए जिस स्कूल से निकाल दिया गया था। क्या घटना थी बताएं कभी आपको। इसके अलावा हनोई में बहुत चूहे थे। हाँ, चूहे बहुत थे। चूहे वाली बात हम कल कर चुके हैं। तो पहली करते हैं बात कि वियतनाम के 1/3 बच्चे ही पढ़ते थे। तो देखिए, वियतनाम में स्कूलों में खाली धनी लोगों के, मतलब अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ सकते थे और यहाँ की देश की आबादी का बहुत छोटा हिस्सा ही स्कूल में जा पाता था। दरअसल यहाँ वियतनाम में फ्रांस की सरकार जानबूझकर अधिकांश बच्चों को लास्ट साल में फेल कर दी करती थी, क्योंकि उनका मानना था अगर सभी को पास कर देंगे तो इतनी नौकरियां कहाँ से लाएंगे। मतलब बेरोजगारी का फुल टू सॉल्यूशन फ्रांस के पास था। आमतौर पर 2/3 विद्यार्थियों को इसमें फेल किया जाता। 2/3 मतलब 66%। सोचिए 66% बच्चे अगर फेल हो जाए तो आगे बच्चे कितने जाएंगे। 1925 में 1.7 करोड़ की आबादी में स्कूल की पढ़ाई पूरे करने वाले सिर्फ 400 विद्यार्थी थे। सोचिए 1.5 करोड़ की आबादी हो जिस कंट्री में, वहाँ पढ़े लिखे लोग कितने, सिर्फ 400। तो सोचिए वहाँ पढ़ाई की क्या हाल थी। नेक्स्ट है, मेकोंग में खेती बढ़ाने के लिए नहरें बनाई गई, ज़मीनें सुखाई गई। सुनिए यहाँ पर
सबसे पहले वहाँ नहरें बनवाई और ज़मीनों को सुखाने के लिए वहाँ जल को निकालने का प्रबंध शुरू किया गया और सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई गई। बहुत सारी नई नहरें और भूमिगत जल धाराएँ बनेगी और इस काम में लोगों को ज़बरदस्ती लगाया गया। क्यों किया गया? ताकि वियतनाम में क्या हो, चावल का उत्पादन बढ़ जाए। करते बात नेक्स्ट साइगोन नेटिव स्कूल की, जहाँ से उस लड़की को निकाल दिया गया था और दोबारा से उस लड़की को लेने की बात बोली गई थी। तो यह हुआ क्या था, ये आंदोलन तब शुरू हुआ 1926 में, जब एक कक्षा में अगली सीट पर बैठी वियतनामी लड़की को पिछली कतार में जाकर बैठने के लिए कहा गया, क्योंकि अगली सीट पर एक फ्रांसी लड़की को बैठना था। लेकिन वियतनाम की उस लड़की ने उठने से मना कर दिया। और आप जानते हैं स्कूल का प्रिंसिपल कौन था? एक फ्रांसीसी व्यक्ति था। उसने क्या किया, उसने उस वियतनाम की लड़की को स्कूल से निकाल दिया। परंतु उस बात का बाकी बच्चों ने विरोध किया तो उनको भी स्कूल से निकाल दिया। सोचिए, सब बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाए। हालात बेकाबू हो गए, विवाद फैल गया। तो सरकार ने कहा भैया हम हालात क्या ख़राब हो रहे हैं, तो दोबारा से ऑर्डर दिया प्रिंसिपल को, भैया इसको दोबारा स्कूल में ले लो। लेकिन आप जानते हो, जब वो लड़की स्कूल में गई तो वहाँ के प्रिंसिपल ने एक बात बोली थी। बात थी, मैं सारे वियतनामियों को अपने पाँव से कुचल दूंगा, मैं सारे वियतनामियों को पाँव से कुचल दूंगा। भाई कुछ हो सकता है अगले राज वहाँ पर। चौथी प्रश्न है भाई, हनोई शहर के अंदर बहुत सारे चूहे हो चुके थे। हाँ, आप जानते हो हनोई शहर को फ्रांस ने अपने हिसाब से इसकी बसावट, इसकी बनावट बनाई थी ताकि ये शहर क्या बहुत ही सुंदर लगे और फ्रांस के लिए एकदम अच्छा हो, फ्रांस के लिए बिल्कुल सूटेबल शहर हो। तो यहाँ साफ सुथरी सड़कें बनाई गई, चौड़ी सड़कें बनाई गई और जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई और पूरे शहर में सीवरेज की व्यवस्था थी, क्योंकि मानते सीवरेज को आधुनिकता का प्रतीक माना गया था। लेकिन इन सीवरेज में चूहे पनप गए, चूहों को यहाँ छिपने के लिए बिल मिल गए, क्योंकि आप जानते हो सीवरेज बिल्कुल बिल जैसे होते हैं। तो इनमें चलते हुए चूहे पूरे शहर में घुमा करते, जब मर्जी चाहे, जब जिस घर में घुसना चाहे घुस जाते। मतलब एक प्रकार से चूहे अब चोर बन चुके थे, जहाँ जाए खाना उठाया और दोबारा से बिल में घुस गए। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना में किसके विचार थे और वियतनाम के विचारों के लिहाज से कितना स्ट्रिक्ट था? तो 1907 में 1907 में टोकिन, ये भूल में यार यकीन हो गया, इसका नाम है टोकिन इसका नाम है टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य नंबर 1 पश्चिमी की पढ़ाई को बढ़ावा देना, नंबर 2 इसमें विज्ञान, अर्थव्यवस्था और फ्रांस की भाषाओं की क्लास शामिल की गई। इसके अलावा देखिए भाई नंबर 3 इसमें वियतनाम के औपनिवेशिक विचारों की स्टिक उदाहरण है, क्योंकि स्कूल के राय में सिर्फ विज्ञान और पश्चिम की विचारधारा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों को, वियतनामियों को आधुनिक दिखने के लिए पश्चिम के लोगों की ड्रेसेस और रहन सहन में क्या है अपना लेना चाहिए। चौथा, यहाँ बच्चों को पश्चिमी शैली को अपनाने के लिए उकसाया जाता, उन्हें छोटे बाल रखने के बारे में बोला जाता ताकि उनकी क्या हो, पूरी तरह पारंपरिक पहचान खत्म हो जाए। चौथा क्वेश्चन, वियतनाम के बारे में फान यू त्रह का उद्देश्य क्या था और फान बोई चाउ से फान यू त्रह का विचार किस तरह अलग है? दर्शकों, विद्यार्थियों, आपके सामने लोगो आ रहा है। आज ये लोगो मैंने बनाया है अपने चैनल के लिए। अगर आपको लोगो पसंद आए तो बताना, मुझे कमेंट करना, और पसंद ना भी आए तो बताना भाई पसंद क्यों नहीं आया। मैंने इतनी मेहनत कर आज लोगो बनाया है, तो विद्यार्थियों लोग पसंद आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मेरा चैनल का लोगो मिलेगा। तो विद्यार्थियों बताना जरूर कि लोगो घटिया है या बढ़िया है, ठीक है। वे राजशाही या राजतंत्र के कट्टर विरोध में थे, उन्हें स्वीकार नहीं था किसको, फान यू को, कि फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार या राजा की सहायता ली जाए। वे एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित चिन्ह पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह खत्म करने के खिलाफ थे। उन्हें मुक्ति के फ्रांसी क्रांतिकारी आदर्श पसंद थे
लेकिन उनका आरोप था खुद फ्रांस उनका अनुसरण नहीं कर रहा है। उनकी मांग थी फ्रांसीसी शासक वियतनाम में वैधानिक और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें, कृषि का विकास करें। अब इसके अलावा हम यहाँ तुलना करें त्रिनेह की बोई चाउ से, तो बोई चाउ कौन थे? एक राष्ट्रवादी लीडर थे। उन्होंने 1903 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की थी। ये पार्टी है और तभी से वे उपनिवेशवाद के विरोधी कहलाए। इनके विचार फान बाई चाउ के खिलाफ थे। जहाँ त्रिनेह थे वो राजशाही के खिलाफ थे, पर बाई चाउ है वो राजशाही के समर्थक थे। त्रिनेह की योजना थी लोगों को राजशाही के खिलाफ किया जाए, जब फान बाई चाउ है वह राजशाही के समर्थन में थे। फान बाई चाउ ने रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की थी। विद्यार्थियों बार बार ये आ रहा है तो इसको याद रख लेना, ये पार्टी 1903 में बनाई गई थी। इनके विचार फान बाई चाउ से क्या थे? अलग थे। ठीक है, तो मतलब देखते हैं इन दोनों का विचार लगते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य क्या था? एक था कि वियतनाम के लोगों को अधिकार मिल सके, उनको आज़ादी मिल सके। आइए करते हैं चर्चा। इस अध्याय में पढ़ा कि उसके हवाले से वियतनाम की संस्कृति सभ्यता पे चीन के क्या प्रभाव पड़े। तो हमें बात करें वियतनाम की सभ्यता संस्कृति पर चीन का क्या पड़ा प्रभाव। नंबर 1, पहले यहाँ बहुत सारे समाज रहते थे पूरे इलाके में, पर शक्तिशाली चीन का वर्चस्व था। जब वहाँ स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई, वहाँ के शासकों ने न केवल चीनी शासन व्यवस्था को बल्कि चीन की संस्कृति को वहाँ फैलाया। मतलब वियतनाम में चीनी संस्कृति आ चुकी थी। इसके अलावा वियतनाम समुद्री सिल्क रूट से भी क्या जुड़ा हुआ था। इस कारण चीन के साथ क्या संबंध थे? आर्थिक संबंध अधिक थे और वे चीन के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान भी किया करते थे। इसके अलावा दोनों कंट्रीज में बौद्ध और कन्फ्यूशियस धर्म को ही महत्व दिया गया था सबसे ज़्यादा। इसके अलावा वियतनाम का अमीर वर्ग चीनी भाषा और कन्फ्यूशियस की शिक्षा से क्या थे? प्रभावित थे। साम्राज्यवाद शक्तियों ने जब रेल, सड़क आदि के माध्यम से दोनों देशों का प्रशासनिक नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, तो क्या हुआ? दोबारा से देश क्या हो गए? पास में आ गए। इसके अलावा विदेशी साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के लिए दोनों को एक जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ा, जिससे भी क्या उनके संबंध और अधिक घनिष्ठ हुए। इस प्रकार से मां से धीरे क्या है? वियतनाम ने चीन की संस्कृति को अपने रंग में रंग लिया। क्वेश्चन नंबर 2, वियतनाम में उपनिवेश विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की क्या भूमिका रही। तो हम जानते हैं फ्रांस की मिशनरीज यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी। 18वीं सदी से ही बहुत सारे धार्मिक आंदोलन पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव और उनके आने से क्या हुआ, वो अपनी ईसाई धर्म का क्या प्रचार कर रहे थे। इसके 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रहा हूँ। पहला है स्कॉलर्स रिवोल्ट। 1868 में स्कॉलर्स रिवोल्ट फ्रांसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ शुरुआती आंदोलन में से एक था। इस आंदोलन की बागडोर राजकीय परिवार के अफसरों के हाथ में थी। ये अफसर कैथोलिक धर्म के प्रचार से क्या थे? नाराज थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फ्रांस से आए 1000 से भी ज़्यादा ईसाइयों को वियतनाम में क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। 17वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के एंड तक, मतलब लगभग 100-125 साल के अंदर इन्होंने वियतनाम जो छोटे से देश में 3 लाख लोगों को ईसाई बना दिया। फिर हुआ हाउ आंदोलन। ये आंदोलन 1939 में आरंभ हुआ और ये एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ था और हरे भरे मेकोंग डेल्टा इलाके में उसको मान्यता मिली। और इस आंदोलन को शुरू किसने किया आप जानते हो? वही बंदा, याद करो कौन सा? हुइन फू सो। और ये क्या करता? ये अपने जादू टोने से गरीबों की सहायता किया करता था। फ्रांस से उसको कुचलने का प्रयास किया, इसको पागली बोला गया। और इस तरह के आंदोलनों का राष्ट्रवाद की मुख्य धारा के साथ हमेशा से ही अंतर विरोध, मतलब विरोध वाला संबंध रहता है। ऐसे आंदोलनों को जनता का समर्थन लेने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, वियतनाम युद्ध में अमेरिकी हिस्सेदारी के कारणों की व्याख्या करें। अमेरिका के इस कार्य से अमेरिका पर क्या असर पड़ा? तो बढ़ते हैं भाई, वियतनाम के साथ युद्ध करने से अमेरिका को क्या फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? करते हैं बात। पहली, अमेरिका के नीति निर्माता, मतलब अमेरिका के कानून निर्माण करने वाले परेशान थे
कि अगर यहाँ पर हो ची मिन्ह की सरकार अपने प्रयासों में सफल हो गई तो हो सकता है आने वाले समय में अमेरिका का जो प्रभाव है वो एकदम घट जाए, ख़त्म हो जाए। इसके अलावा इससे एशिया में साम्यवाद बढ़ जाएगा। अगर अमेरिका हार गया तो क्या होगा, एशिया में साम्यवाद को फैलाने वाली शक्तियाँ क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी और साम्राज्यवादी हितों को इस देश में कोई नहीं अपनाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने फ्रांस की युद्ध में हेल्प इसलिए की, विश्व को बताना चाह रहा था कि वह पूंजीवादी देशों के साथ में है और उनकी हर मुसीबत में वह काम आता है। इसके अलावा अमेरिका दोबारा से वियतनाम को एक होने से रोकना चाहता था। अतः जब हो ची मिन्ह की सरकार ने NLF के साथ मिलकर दोबारा से देश को एक करने की आवाज़ उठाई तो अमेरिका ऐसे क्या डर गया और सोचने लगा कहीं दोबारा से एक ना हो जाए तो साम्यवाद शक्तियाँ क्या हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी। जब अमेरिका युद्ध में फ्रांस की हेल्प के शामिल हुआ तो उसका प्रभाव वियतनाम के साथ अमेरिका पर पड़ा, क्योंकि इस युद्ध में 47,244 सैनिक मारे गए और लगभग 3 लाख से ऊपर क्या हुए सैनिक घायल हो गए और अमेरिका की जनता भी क्या हुई, सरकार के खिलाफ हो गई। अधिकतर अमेरिकी मानते हैं इस उनका देश ऐसे युद्ध से अपनी सेना को नष्ट कर रहा है जिसको क्या जीतना संभव ही नहीं है। दूसरा, अमेरिकी जनता को ये माना था यदि इस अमेरिका युद्ध में हार गया तो पूरे विश्व में अमेरिका क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो सकती है। और युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अमेरिका में ऐसे गरीबों को शामिल किया जा रहा है जो गरीब वर्ग हैं और इसमें अमीर वर्गों के लोगों को दूर रखा जा रहा है। और इससे क्या होगा, हो सकता है आने वाले टाइम में सरकार को गृह युद्ध का भी खतरा होने लग गया था। इसके अलावा अमेरिकी मीडिया और फिल्म निर्माण क्षेत्र में क्या हुआ, इस युद्ध के बारे में बहुत सारी फिल्में बनाई गई और इससे क्या हुआ, अमेरिकन युद्ध क्या है, वियतनाम की ओर झुकने लगे, क्योंकि उन फिल्मों में, नाटकों में वियतनाम को बढ़िया दिखाया गया और अमेरिका को घटिया दिखाया गया था। अतः इस युद्ध से क्या हुआ, अमेरिका में तनाव उत्पन्न हो गया। नंबर 4, अमेरिका के खिलाफ वियतनाम युद्ध का निम्नलिखित दृष्टिकोण से मूल्यांकन कीजिए। पहला है हो चिन मिन्ह का भूल भुलैया मार्ग पर ढोने वाली कुल्ली की भूमिका। यहाँ बात करें महिलाएं जो कुल्ली काम करती, काम पर हो चिन मार्ग को ही भूल भुलैया मार्ग कहते हैं। तो ये लड़कियां, महिलाएं इस मार्ग से सैनिकों को राशन सामग्री पहुंचाया करती थी। इससे ही क्या हुआ, वियतनाम के सैनिक अमेरिका से मुकाबला कर सके। यहाँ कुली लगभग 25 किलो सामान पीठ पर और 70 किलो सामान साइकिलों पर लेकर निकला करते थे और अमेरिकी सैनिकों ने इस मार्ग को बंद करवाने का प्रयास किया। कई बार इस मार्ग पर बम बरसाए पर वो कभी इस मार्ग को तोड़ नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही बमबारी बंद होती थी यहाँ की महिलाएं, लड़कियाँ उस मार्ग को दोबारा से बना दिया करती थी। इसके अलावा एक महिला सैनिक, इस पुस्तक में आप एक महिला सैनिक की फ़ोटो भी देख सकते हो। तो वह कौन है, त्रिआयु विश्व के लगभग प्रत्येक देश में से आंदोलन हुए हैं तो महिलाओं की छवि एक यहाँ योद्धा के रूप में दिखाई गई है। और महिला थी कौन, त्रिआयु थी। इनका जन्म, यहाँ तो गलत हो गया है, चलो सो यहाँ जो त्रिआयु कौन है, मैं बचपन में अनाथ हो गई थी, जब बड़ी हुई उसने घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगी। उन्होंने वहाँ विशाल सेना बनाकर चीन से युद्ध किया और जब उसकी पार नहीं पड़े तो उसने जल में डूब कर अपनी जान दे दी। इसलिए त्रिआयु को वियतनाम के लोग एक देवी या माता के रूप में पूजा करते हैं और इसी देवी की छवि को दिमाग में रखकर वियतनाम की महिलाओं ने अमेरिका से मुकाबला किया था। क्वेश्चन 5, वियतनाम में साम्राज्य विरोधी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका थी। और अब यहाँ हम वियतनाम की महिलाओं की तुलना करेंगे भारतीय महिलाओं के साथ में, करते तुलना। जहाँ वियतनाम में साम्राज्यवादी संघर्ष में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उदाहरण के लिए घायलों की मरहम पट्टी करने, भूमिगत कमरा बनाने, सुरंग बनाने, दुश्मन से मोर्चा लेने में बढ़ हिस्सा लिया। उन्होंने 6 हवाई पट्टियाँ बनाई, 10,000 बमों को बेकार किया, हज़ारों किलो माल ढोया, हथियारों, गोला बारूद की सप्लाई जारी रखी, 15 जहाज़ों को गिरा दिया। और 1965 से 75 तक चलने वाले युद्ध में 70-80% लड़कियां भी शामिल थी
और सैनिक मानते युद्ध में 15 लाख महिलाओं ने अपने साहस का परिचय दिया था। अब यहाँ भारतीय महिलाओं से तुलना करते हैं तो भारतीय महिलाएं देखें भाई 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई है या हजरत महल है लखनऊ से, इन्होंने भी क्या है अब युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया था। इसके अलावा जैसे बाद में होम रूल आंदोलन है, सविनय अवज्ञा, इसमें भी क्या है महिलाओं ने भाग लिया था और भारतीय महिलाओं के संघर्ष का तरीका शांतिपूर्ण विरोध था। उन्होंने बहुत से जलसों में धरनों में भाग लिया था। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने शांतिपूर्ण मार्ग अपनाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के अंदर भी आप जानते हो लक्ष्मी या महारानी झांसी की महारानी के नाम से क्या थी एक बटालियन बनाई हुई थी। अब यहाँ अपना पाठ पूरा होता है। अब जो अगले प्रश्न कर रहे हैं वो है परियोजना वाले कार्य। ठीक है, एग्जाम में आते नहीं है परंतु हमारे लिए कुछ क्या उपयोगी है, पढ़ लेते हैं अपने। प्रश्न नंबर 1, दक्षिणी अमेरिका किसी एक देश में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के बारे में पता लगाए। कल्पना कीजिए कि वहाँ का जो फाइटर है या लीडर है वो वियत मिन्ह है कि सिपाही से मिलता है, वियतनाम मिलता है और वे दोस्त मिलता है। अपने देश में जो संघर्ष हो रहे हैं उनके बारे में वो चर्चा करते हैं, उनके बीच क्या बात होगी। चलिए करते बात। तो हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर बहुत सारे देश आज़ाद हुए, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, पराग्वे, क्यूबा। आप जानते हो अर्जेंटीना का साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन, ये एक प्रकार से दक्षिण अमेरिका के इतिहास में एक नया शासन के आरंभ की व्यवस्था थी। 24 फरवरी 1946 को जी.डी. पेरा के नेतृत्व में अर्जेंटीना में सरकार बनी। जी.डी. पेरा ही वहाँ के पहले राष्ट्रपति बने। इस सरकार को जनता का बहुत समर्थन था। पेरा ने अपने देश के लिए बहुत सारे जनहित के कार्य किए, रेल, टेलीफोन इत्यादि। देश की सुरक्षा के लिए सैनिक ताकत को बढ़ावा दिया। 14 सितंबर 1953 को पेरा के खिलाफ सैनिक विद्रोह हो गया, तख्ता पलट हो गया और यहाँ सैनिकों का राज हो गया। जब दोनों देशों के सैनिक मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, वे अमेरिका से संघर्ष के बारे में बात करेंगे, अमेरिका को जो इन्होंने चुनौतियाँ दी उसके बारे में बात करेंगे। वियतनाम सैनिक जब अर्जेंटीना के सैनिकों को अपने देश के छात्रों महिलाओं के बारे में बताएगा तो उनके मन में क्या उनके प्रति सम्मान बढ़ेगा। और वियतनाम सैनिक संघर्ष के बाद स्थापित हुई सरकार के बारे में बता सकते हैं और अर्जेंटीना के सैनिक बताएगा उनके देश में नई सरकार ने क्या कार्य किए हैं, क्या कार्य नहीं किए हैं। तो ऐसी बातें में हो सकती है। तो इस तरह विद्यार्थियों अपने लेसन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन आंसर आज हो चुके हैं। आप इनको नोट्स के रूप में अपनी नोटबुक उतार लीजिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।